फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, ओवरी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ब्लड कैंसर, ये कैंसर के वो प्रकार हैं जिनका जिक्र हम अक्सर सुनते हैं। दरअसल इनके मामले बहुत ज़्यादा आते हैं, जाहिर है इसलिए इनका जिक्र भी खूब होता है। लेकिन एक खास तरह का कैंसर है जो सिर्फ पुरुषों को ही होता है, खासकर युवा पुरुषों को। इस कैंसर का नाम है टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर पुरुषों के टेस्टिस यानी कि अंडकोश में होता है और आमतौर पर एक ही अंडकोश में, लेकिन कभी कभी ये दोनों अंडकोशों में भी हो सकता है। WHO की एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने साल 2022 में कैंसर पर कुछ आंकड़े जारी किए थे। इनके मुताबिक 2022 में करीब 4,500 भारतीयों को टेस्टिकुलर कैंसर हुआ था, वहीं 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। आज सेहत के इस एपिसोड में हम टेस्टिकुलर कैंसर पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि ये टेस्टिकुलर कैंसर क्या है, ये क्यों होता है और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Powered by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। टेस्टिकुलर कैंसर या फिर वृषण का कैंसर या फिर अंडकोश का कैंसर 15 से 40 साल की उम्र में किसी भी पुरुष को टेस्टिस का कैंसर होने की संभावना हो सकती है। अगर डीएनए में किसी वजह से म्यूटेशन आता है तो उस म्यूटेशन की वजह से कैंसर होने की संभावना होती है। और ये म्यूटेशन क्यों आता है? प्रदूषण और मिलावट के कारण, या फिर किसी को अगर स्मोकिंग की आदत है तो हम लोग प्रदूषण और मिलावट से तो पूरी तरीके से नहीं बच पाएंगे, बट हाँ, स्मोकिंग से बिल्कुल बचा जा सकता है। टेस्टिस कैंसर में आपका जो टेस्टिस है, वृषण जो है, इसमें भारीपन महसूस हो सकता है। जब आप फील करेंगे कोई गांठ के जैसा महसूस हो सकता है, और दर्द कई बार इस गांठ में नहीं होगा। हर पुरुष को 15 दिन में या फिर महीने में एक बार 2 से 5 मिनट वक्त लेते हुए अपने टेस्टिस को अच्छी तरीके से महसूस करना होता है कि कहीं वहां पे कोई सख्तपन ना हो या फिर कोई गांठ महसूस हो रही है क्या। तो अगर कोई ऐसी गांठ हो तो कैंसर का रिस्क बनता है। तो इस चीज पे घबराने वाली बात नहीं है। करना क्या है? फौरन नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। तो यूरोलॉजिस्ट आपको एक सिंपल स्कैन करेंगे और एक ब्लड टेस्ट करेंगे, और इन रिपोर्ट्स से पता चल जाएगा कि आपका जो डाउट है वो एक्चुअली कैंसर है या फिर नहीं है। तो 90% में ये कैंसर नहीं होता है, और दूसरी वजह से ऐसे सेंसेशंस हो सकते हैं। किसी भी पुरुष को अगर टेस्टिकुलर कैंसर डायग्नोज होता है, ये बोला जाता है कि उसको टेस्टिस कैंसर है, तो उसको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेस्टिस कैंसर जानलेवा अक्सर नहीं होता है। टेस्टिस कैंसर को बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज कर सकते हैं, और 95% से ज्यादा मरीजों में पूरी तरीके से इस पे जीत हासिल कर पाते हैं। तो इसके इलाज में वो उस गांठ को निकालते हैं, तो कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस की सहायता हो सकती है, और रेडियोथेरेपी का यूजेज करते हैं। इसके ये टेक्निक से टेस्टिस कैंसर के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अर्ली स्टेजेस में जल्द से जल्द इसकी डायग्नोसिस करना जरूरी है। जितना जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा इसका रिस्पॉन्स होगा। तो आपके सेहत के हिसाब से आपको जागरूक रहना है और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क कायम करना है। अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो टेस्टिकुलर कैंसर से बचा जा सकता है, इसलिए किसी भी लक्षण को अनदेखा ना करें। अंडकोश में गांठ महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एसिडिटी और सीने में जलन ठीक करने वाली ये दवा भारत में खूब बिकती है, पर विदेश में बैन है। क्या इसे लेना सेफ है? चलिए जानते हैं। रैनिटिडिन ये दवा एसिडिटी और सीने में जलन कम करने के लिए ली जाती है। कई तरह के अल्सर को ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। भारत में अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से इसे बेचती हैं, लेकिन यही रैनिटिडिन जो भारत में खूब खाई जाती है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप समेत कई देशों में बैन है।
कारण इस दवा में पाया जाने वाला NDMA। NDMA एक तरह का केमिकल है जिसे कैंसर पैदा करने वाला माना जाता है। दरअसल 2019 में कुछ स्टडीज सामने आई थी। इनसे पता चला था कि रेनिटिडिन दवा कुछ समय बाद असरदार नहीं रहती है और कैंसर फैलाने वाला केमिकल NDMA बना सकती है। इसके बाद 2020 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने रेनिटिडिन का प्रोडक्शन और बिक्री पूरी तरह बंद कर दी, उस पर बैन लगा दिया। हालांकि FDA ने यह भी कहा कि उसने जो भी सैंपल जांचे उनमें से ज्यादातर में NDMA का लेवल हानिकारक नहीं था। अब क्योंकि ये नहीं पता होता कि प्रोडक्ट को कैसे और कितने समय के लिए स्टोर किया गया है, इसलिए जब तक इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक लोगों के लिए इसे उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। अमेरिका के बाद कई और देशों ने भी रेनिटिडिन दवा पर बैन लगा दिया, मगर भारत में इस दवा का प्रोडक्शन या बिक्री बंद करने का कोई भी प्लान नहीं है। ये जानकारी पिछले दिनों राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दी। उन्होंने कहा कि दवा की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल पर कोई रोक नहीं लगने जा रही है। भारत में दवाओं को जांचने और मंजूरी देने वाली जो संस्था है यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने दवा की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाए हैं। CDSCO ने रेनिटिडिन दवाओं को जांचा है, साथ ही जो कंपनियां इसे अलग अलग ब्रांड नेम से बेचती हैं उनसे अपने प्रोडक्ट्स की जांच करने को भी कहा है। ये भी कहा है कि दवा से जुड़े सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। वैसे 2022 में भारत सरकार ने रेनिटिडिन को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी कि आवश्यक दवाओं की सूची से हटा दिया था। इस सूची से हटने का मतलब है कि इस दवा को सरकारी योजनाओं और अस्पतालों में प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। आमतौर पर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में ऐसी दवाएं शामिल होती हैं जिन्हें खूब इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें बीमारियों के इलाज में बहुत प्रभावशाली और सुरक्षित माना जाता है। लिस्ट से हटाने के बाद इसे प्रमुख और आवश्यक दवा नहीं माना जाता। हालांकि इस पर बैन नहीं लगाया गया है। तो क्या ये दवा आम लोगों के लिए एकदम सेफ है? ये हमने पूछा डॉक्टर हर्षल से। डॉक्टर हर्षल कहते हैं कि भारत में रेनिटिडिन खूब इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल एंटासिड के तौर पर किया जाता है। एंटासिड यानी वो दवाएं जो पेट में बनने वाले एसिड को बेअसर कर दें, मगर कई स्टडीज में इससे नुकसान होने की बात सामने आई है। फिर भी ये मार्केट में मौजूद हैं और सरकार ने आश्वासन दिया है कि इनको इस्तेमाल करने का कोई भी नुकसान नहीं होगा, कम से कम भारत में। हालांकि इसके इस्तेमाल को लेकर काफ़ी सख्त नियम भी बनाए गए हैं। अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये दवा मेडिकल स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सुबह नाश्ते में ये गलतियां बढ़ा देती हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल। दिन का पहला खाना यानी कि ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर नाश्ता हल्का और हेल्दी होगा तो हम पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। वहीं अगर नाश्ता भारी और अनहेल्दी होगा तो पूरे दिन थकान और सुस्ती महसूस होगी, आलस महसूस होगा, और सिर्फ यही नहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। ये एक तरह का फैट है जो बढ़ जाए तो दिल की धमनियों में जमा हो जाता है। नतीजा, नसों में खून का बहाव ठीक तरह नहीं हो पाता है। इससे हार्ट अटैक पड़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक पड़ सकता है। कुल मिलाकर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना यानी खतरा ही खतरा। सुबह के नाश्ते में कुछ गलतियां शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देती हैं। क्या है ये गलतियां? ये हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। डाइटिशियन सुनीता कहती हैं कि कई बार लोग कैलोरी घटाने के चक्कर में नाश्ता ही नहीं करते हैं। दोपहर होते होते उन्हें तेज भूख लगने लगती है। भूख की वजह से लोग ओवरईट कर लेते हैं, लालच में अनहेल्दी चीजें और जंक फूड खा लेते हैं। अब इन सब में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट होता है जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसलिए कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। जब भी ब्रेकफास्ट करें तो ये ध्यान रखें कि वो बहुत हैवी ना हो, उसमें ज़्यादा तला भुना या प्रोसेस्ड खाना ना शामिल हो। यानी नाश्ते में छोले भटूरे, पूड़ी, कचौड़ी और बिग नो, इनमें सैचुरेटेड फैट होता है जिससे सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे नाश्ते में सोडियम भी खूब होता है। बहुत ज़्यादा सोडियम शरीर के लिए सही नहीं है, इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। इसलिए नाश्ता हल्का करें। नाश्ते में कम तेल यानी उबली या फिर ग्रिल्ड चीज़ें खाएं। आप ओट्स, फल, मेवे या साबुत अनाज खा सकते हैं। दूध, दही जैसे लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। आपके नाश्ते में फाइबर ज़रूर हो, ये बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाता है। फाइबर के लिए मिलेट्स, दालें, चना, राजमा, पालक और गाजर खा सकते हैं। पपीता, जामुन, सेब, नाशपाती और संतरों में भी खूब फाइबर होता है। चाहे तो बादाम, चिया सीड्स, अलसी के बीज और अखरोट खा सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में ओमेगा 3 फैटी एसिड होना भी ज़रूरी है।
ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार है। गुड कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का रिस्क कम करता है। इसके लिए अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट, राजमा, पालक खाए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान और रखना बहुत जरूरी है, जब भी नाश्ता करें तो कितनी मात्रा में खा रहे हैं उसका ध्यान जरूर रखें। नाश्ता बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, फिर भले ही आप हेल्दी चीजें खा रहे हो जैसे मेवे, ये हेल्दी तो होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें बहुत ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ सकता है। वजन ज्यादा होने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए नाश्ता कम करें और हल्का करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।